मांस की क्लांति। लेखक जीवानंद दास। हेम के लिए एक बाथरूम बनवाना ही पड़ा। वह किसी बहुत बड़े रईस की बेटी ना भी हो, पर उसका रहन सहन हमेशा बड़े घरों की बहू बेटियों जैसा ही रहा है। उसके ताऊजी का हजारीबाग वाला बंगला, कटक कॉलेज का बोर्डिंग और फिर ढाका के इडेन में उसने पढ़ाई की है। शिक्षा और माहौल ने उसे एक अलग ही किस्म का गौरव और शिष्टता दी है। मगर जब वह ससुराल आई तो देखा कि गांव जैसी जगह है, और घर द्वार का हाल तो पूछिए ही मत। फूस की छत, चटाई की दीवारें और सीमेंट की बुनियाद तक नहीं। हेम के मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। वह हर समय जैसे झुंझलाती रहती है। सोने के कमरे के साथ बाथरूम होना तो उसके लिए अनिवार्य था। इसके बिना भरा उसका काम कैसे चलता? अमूल्य भी ये सब समझता है, उसे सब पता है। लेकिन रातों रात एक पक्का मकान खड़ा कर देना कोई आसान बात तो है नहीं। फिर भी जब हेम ने कहा तो कम से कम एक बाथरूम तो बनवाया ही जा सकता है, इसमें भला क्या मुश्किल है? पहली बात तो यह कि हेम अपने सोने के कमरे के एक अलग हिस्से में अकेले बिस्तर पर सोती है, और अमूल्य का बिस्तर दूसरे कमरे में है। उसी कमरे के पास जमीन पर कुछ ईंटें बिछाकर टीन की शेड और चटाई की दीवारें लगाकर एक इंतजाम किया गया था। अमूल्य पहले हेम को यह सुझाव देने ही वाला था, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब देहाती बाथरूम के विचार को हेम ने शुरू में ही कंगाल कहकर ठुकरा दिया। आखिरकार बहुत मुश्किल से एक पक्का बाथरूम बना। पक्की दीवारें और खपरेल की छत वाला एक पूरा कमरा। तब हेम ने थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहा था, काश ऐसा ही एक बंगला होता, मेरे ताऊ जी के हजारीबाग वाले घर जैसा। बाथरूम की हौज चैबादशाह में उड़िया पानी भरने वाला रोज 4 बार पानी भर जाता है। हर बार की कीमत 4 पैसे है। लेकिन शादी करने के बाद अब पैसों का हिसाब नहीं लगाना पड़ता। सच तो यह है कि अब किसी भी चीज का हिसाब नहीं लगाना पड़ता, न दुनिया का न जिंदगी का। दिन बस एक तिलिस्म की तरह गुजार देने होते हैं, या शायद किसी मशीन की तरह। इन सब के बीच अपने विवेक या अपनी तर्क बुद्धि को बुलाना बड़ा खतरनाक काम है। अमूल्य भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। बस उतना ही सहेज कर चल रहा है जितना पत्नी के साथ और उस शादी के स्वाद के साथ मुमकिन है। वो स्वाद जो हेम ने उसे जिंदगी में पहली बार चखाया। हेम के बाथरूम में अब अमूल्य भी नहाता है। आजकल वो अब तालाब के घाट पर नहाने नहीं जाता। हेम लेकिन रोज ही थोड़ा झुंझलाती है। कह उठती है, भला मर्द होकर कोई औरतों के गुसलखाने में जाता है क्या? अमूल्य शांति से जवाब देता है, जाता है। बाल संवारते हुए वो कहता है, पत्नी के नहाने के कमरे में पति नहा सकता है। पति को इतना हक तो मिलता है। हेम नाक सिकोड़कर कहती है, घिन आती है मुझे राम। अमूल्य तब कहता है, लेकिन मुझे कोई घिन नहीं आती। नहाने के कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करके नहाने में जो सुकून है वो और कहीं नहीं। ऐसा आराम होता है, ये किसे पता था? सुपारी काटते हुए हेम तब व्यंग से कहती है, तुम भी भला कोई मर्द हो? अमूल्य हंसते हुए हेम की ठुड्डी पर उंगली से एक चपत मारता है। देखकर क्या लगता है? हेम आंखें तरेर कर फुफकार उठती है, जाओ, औरतों से भी गए गुजरे कहीं के। आईना हेम की मेज पर रखकर बाल संवारने वाली उस गंदी कंघी को साफ करते हुए अमूल्य अब और कुछ नहीं कहता। शायद वो सोच रहा है कि क्या कहा जाए या क्या किया जाए, या फिर शायद वो कुछ करता ही नहीं, कुछ कहता ही नहीं। फिर भी सब कुछ कितना कोमल और गहरा निबिड़ हो उठता है। जिंदगी का ऐसा स्वाद अमूल्य ने अपने हाड़ मास में पहले कभी महसूस नहीं किया था। जिस उम्र में आकर उसने शादी की है, उसमें उसने ऐसी किसी चीज की उम्मीद भी नहीं की थी। असल में जिंदगी में एक एक करके बहुत सी चीजें छोड़नी ही पड़ती हैं। फिर भी उसने इस नए एहसास को महसूस करके देखा है। हेम तो नवविवाहिता है, लेकिन पत्नियों की तो ढेरों किस्में होती हैं। दुनिया में कितने ही तरह की पत्नियां हैं, इनमें से एक दूसरी से बिल्कुल अलग है। विविधता का पक्षपाती होने के नाते ही शायद इनमें से बहुतों को कई तरह से पसंद किया जा सकता है। अंत में कहीं कोई बाधा नहीं आती। लेकिन शादी करना भले ही कोई गलती ना हो, पर हेम जैसे अमूल्य के लिए एक उलझन खटका बनकर रह गई है। वजह से किसी भी तरह हेम को पूरी तरह समझ साबित नहीं पा रहा है। सुपारी के 2 टुकड़े मुंह में दबाकर अमूल्य खड़ा रहता है। सोचता है कि चला जाए या नहीं। सुबह उसे चाय नहीं मिली। देर से सोकर उठा था, इसलिए उसके लिए अलग से चाय नहीं बनी। घर के सब लोग काम में व्यस्त हैं, लेकिन हेम से 1 कप चाय बनाने के लिए कहना अमूल्य की हिम्मत नहीं पड़ रही। अमूल्य डरपोक नहीं है, पर औरतों की वो किचकिच और झुंझलाहट वो सह नहीं पाता। हेम शायद चिढ़कर 1 केतली चाय लाएगी, प्याले में उंडेलेगी और साथ में बड़बड़ाती गज गज रहेगी। वैसी चाय में कोई स्वाद नहीं होता। चाय का मतलब सिर्फ प्याला नहीं, मन का खिंचाव ही असली बात है। लेकिन हेम ऐसा क्यों करती है? अमूल्य अगर हेम बनकर पैदा होता, इस घर की बहू बनकर आता और उसे अमूल्य जैसा पति मिलता, तो क्या वो भी ऐसा ही करता? न जाने कितनी अजीब बातें सोचकर भी वो समझ नहीं पाता कि ये लड़की किसी भी तरह अपने पति की क्यों नहीं हो पा रही है।
खैर, अमूल्य ने तय किया है कि वो बिना कोई फैसला किए नहीं मानेगा। ये सब शादी के 2-3 महीने बाद की बातें हैं। अब तो करीब 6 महीने हो गए हैं। हेम की बेटी होने के बाद से तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। हेम ने एक दिन अचानक कहा, तुमने मेरी कंघी से बाल क्यों संवारे? अमूल्य ने अपराधी की तरह जवाब दिया, साफ करके तो रखी है। हेम ने पीछा नहीं छोड़ा। रोज तुम्हें कहना पड़ता है कि मेरी कंघी इस्तेमाल मत करो, मेरा साबुन बदन पर मत लगाओ, फिर भी तुम वही करते हो। तुम्हारा क्या होगा मैं समझ नहीं पाती। अमूल्य कुर्सी खींचकर बैठ गया, बोला, तुम्हारे साबुन में तुम्हारे बदन की गंध रहती है, वो बुरा तो नहीं है। अमूल्य जिस तरह ये बात कहना चाहता था ठीक वैसे कह नहीं पाया। बात बीच में ही अजीब तरह से कटकर रुक गई। खुद के कानों को ही वो बात बड़ी अजीब लगी, हेम जैसे आसमान से गिरी। छी 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 छी, मैं कहाँ जाऊं? ये क्या कह रहे हो? ऐसा बेशर्म और नीच तो मैंने आज तक नहीं देखा। नंबर 1 के असभ्य और जाहिल। एक औरत के बदन की खुशबू की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अमूल्य समझ नहीं पाया कि क्या कहे, फिर बोला, हेम, क्या मैं कभी किसी और के साबुन से नहाता हूं? मुझे भी उससे हिचक होती है, लेकिन शायद तुम अभी इतनी सुंदर और खिली खिली फुटफुटे हो इसलिए, और शायद खुद के लिए अलग साबुन खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए कभी कभी तुम्हारा साबुन इस्तेमाल करके देख लेता हूं। लेकिन हेम के चेहरे की ओर देखकर अमूल्य और आगे नहीं बढ़ सका। उसने दबी हुई आवाज में कहा, मैं अब कभी तुम्हारी कंघी इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुम्हारा साबुन भी कभी बदन पर नहीं लगाऊंगा। आज ही ये सब खरीद लाऊंगा, बल्कि तुम्हें नया खरीद दूंगा और ये वाले मैं ले लूंगा। क्या कहती हो? हेम, क्या पत्नी का वह कठोर चेहरा इससे जरा भी नरम हुआ? नहीं। हेम बस थोड़ा सा हंसकर बोली, बड़े गुस्से की पोटली बनकर बैठे हैं जनाब, सुपारी खाओगे? अमूल्य ने कहा, 2। नई दुल्हन बहुत ही बारीक मेहन सुपारी काट रही है। अमूल्य ने धीमी आवाज में कहा, क्या मेरे दांत नहीं है हेम? डर के मारे इतनी मुलायम सुपारी मुंह में डालते हुए भी मेरी रूह कांप रही है। हेम बोली, खाओ खाओ, क्या अच्छी चीजें सिर्फ बूढ़े लोग ही खाएंगे? थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, आज चाय नहीं पी क्या? अमूल्य ने कहा, नहीं। अच्छी बात है, देर से जो उठते हो। तभी सरौपे से उंगली थोड़ी सी कट गई और हेम दर्द से चिल्ला उठी, ऊह! फिर खिड़की की तरफ देखकर जोर से नौकरानी को आवाज दी, अरे ओ कमला जी, बाजार आए 1.5 घंटा हो गया, क्या पान अब तक धोकर नहीं दोगी? कटी हुई सुपारी लेकर मैं कब तक बैठी रहूंगी? न जाने कैसे भूत पेतनियों के साथ पाला पड़ा है, तंग आ गई हूं। सिर्फ मुंह से ही नहीं, हेम का पूरा शरीर ही जैसे चिड़चिड़ाहट और विरक्ति से भरा हुआ। अमूल्य उठ खड़ा हुआ। हेम ने पूछा, कहीं जा रहे हो? अमूल्य बोला, जाता हूं। कहाँ जाएगा हो? असल में उसके पास जाने के लिए कोई जगह है नहीं। अखबारों को जाकर यहां वहां पलटेगा, शायद यही तो उसका काम है। हेम ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, बैठो। अमूल्य ने पूछा, क्यों? हेम बोली, पान ले जाओ। सुनो, अरे सुनो तो सही। अमूल्य ने कहा, क्या? हेम ने अभिमान भरे स्वर में कहा, दिन पर दिन तुम अजीब होते जा रहे हो। पहले घंटों मेरे पास बैठे रहते थे, 1000 कड़वी बातें बोलने पर भी बुरा नहीं मानते थे। अब 1 मिनट के लिए भी तुम पास नहीं मिलते। इतने उखड़े उखड़े क्यों होते जा रहे हो? बात नहीं कर रहे, और करोगे भी क्यों? मैं तुम्हारी हूं ही कौन? मेरे मरते ही तो तुम दही दही नाचते हुए दूसरी शादी कर लाओगे। जरूर लाओगे, मैं जानती हूं। सोचोगे, बला टली जान बची। क्या मैं सब मर्दों को नहीं पहचानती? तुम्हें मेरी याद नहीं रहेगी? थोड़ी देर बाद हेम की आंखें डबडबा छलछल आईं। याद रखोगे मुझे? शादी के फौरन बाद गर्भ, और गर्भ के बाद प्रसूति, रोग, सूतिका। अड़ोस पड़ोस की औरतें खुसुर पुसुर करती हैं, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये सूखी सूतिका है। बड़ी टेढ़ी बीमारी है। होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा है कि चेहरे के भीतर एक अजीब सा वाइल्ड लुक, यानी जंगली या विक्षिप्त रूप आ गया है। दवा से कुछ खास नहीं होगा, बदलाव की जरूरत है। रांची ले जाना बेहतर होगा। एलोपैथिक डॉक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पर्चा लिखकर दवा दे दी। लेकिन इस सूखी सूतिका में हेम दिन ब दिन जैसे एक धागा बनती जा रही है। पीले रंग का एक धागा जैसे हवा के झोंकों में इधर उधर उड़ रहा हो। वही चलती है, सुपारी काटती है, पान सजाती है। सास का कड़ा शासन भी उसे सहना पड़ रहा है। पति से कभी रूठती है, सुबकती है, तो कभी प्यार मांगती है। गिड़गिड़ा कर पूछती है, प्यार नहीं करते? संदेह और दर्द की आग में जल रही है। जरा भी ठंड लगे या बुखार महसूस हो तो हेम अपने ताऊजी यानी जैठा मशाए का मफलर गले में लपेटकर और चप्पलें पहनकर पूरे घर में घूमती फिरती है। शायद इसी तरह वो बीमारी को डराकर भगाना चाहती है, लेकिन लोग पीठ पीछे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जिस दिन शरीर थोड़ा ठीक लगता है
वो गुसल खाने में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और जी भरकर पानी उंडेलते हुए गाने गाती है। लेकिन हर वक्त वो पीला धागा जैसे कीड़े की तरह मरोड़ ले रहा हो, कभी खुशी में कभी दर्द में। जब वो सजती संवरती है तब उसकी देह किसी रिबन जैसी लगती है। हेम का वो मांस, वो सौंदर्य आखिर कहाँ खो गया? आज वो मकड़ी के पैर या कोहरे की डायन कुवाशार पेतनी जैसी क्यों दिखने लगी है? शाम के वक्त जब वो हेमंत की धूप में उस मफलर को उड़ाती हुई सामने आकर खड़ी होती है तो अमूल्य को लगता है, हाय क्या लगता है, उसे लगता है कि ठंडे कोहरे में विलीन होने के लिए अब हेम के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो सोचता है तब वो अकेले इस घर में कैसे रहेगा, पर इस ख्याल से और भी दुख होता है कि फिर भी रहा तो जाएगा ही। अमूल्य को महसूस होता है कि शादी के बाद के उन चंद महीनों में उसने इस लड़की को तन मन मांस से केवल तोड़कर खाना चाहा था। जितना उसे मिला उसमें उसने किसी बाधा को बर्दाश्त नहीं किया। जब हेम के दिन अच्छे थे, जब वो बुझने नहीं लगी थी, तब अमूल्य ने केवल अपनी वासना और स्वार्थ के बारे में ही सोचा था। एक दिन अमूल्य ने गुस्से में कहा था, ईसाई होना पड़ेगा। हेम चौंक उठी थी। क्यों? अमूल्य ने जवाब दिया था, तुम्हें या तो ईसाई बनाऊंगा या मुसलमान बनाकर छोड़ूंगा। हिंदू समाज तलाक की इजाजत नहीं देगा, इसलिए मैं ईसाई बनकर तुम्हें तलाक दूंगा। आज भी हेम को वो दिन याद है। पति उस वक्त पहाड़ की तरह अडिग और पत्थर की तरह सख्त होकर बात कर रहा था। हेम की ओर देखते ही उसने देखा कि हेम जैसे किसी मुर्दे के लोथड़े की तरह पड़ी है। अमूल्य ने दांत पीसकर मेज पर एक घूसा मारा और कुछ कहा था। रोज ही किसी न किसी मामूली बात पर अमूल्य के सिर पर तलाक का जुनून सवार हो जाता था। वो कहता, तुम्हें मुसलमान बनाऊंगा या मैं खुद मुसलमान हो जाऊंगा। गुस्सा थोड़ा शांत होने पर कहता, नया घर बसाऊंगा, नई बीवी लाऊंगा। तुम्हारे साथ मेरी ये शादी पूरी तरह फेल हो गई है, बिल्कुल बर्बाद। आखिर जीवन तो भोगने के लिए ही है, तो फिर वो क्यों खराब हो? लेकिन वे सब सिर्फ कहने की बातें थीं। ना कोई ईसाई बना, ना तलाक हुआ। बीच में बस हेम खत्म हो गई। दिन ब दिन वो इन चोटों को सह नहीं पाई। आज हेम अपनी आखिरी विदाई की राह पर चल पड़ी है। हेम के सिवा घर का हर शख्स ये जानता है, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अमूल्य जानता है कि समय सब कुछ मिटा सकता है। शायद समय उसे एक नए जीवन का स्वाद चखा दे, जहां तृप्ति होगी और शांति होगी। लेकिन आज जब अमूल्य ये सब सोचता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता और फूट फूट कर रो पड़ता है। ये इतनी बड़ी शिकायत, नालिश वो आखिर किससे करे? भगवान से। भगवान तो समय से भी ज्यादा प्राणहीन और निष्ठुर हैं। अगर ये सब बातें हेम से कही जा सकें, लेकिन वैसा करने का मतलब तो उसे मौत के उस पार एक कदम और बढ़ा देना होगा। अमूल्य सोचता है कि हमारे देश की बहुएं तो तोप के गोले भी सह सकती हैं, लेकिन पति की जरा सी उपेक्षा और बेरुखी की फूंक से वे मक्खी की तरह इस दुनिया से मिट जाती हैं। अगहन का दिन ढल रहा है। अखबारों को उलटते पलटते सब कुछ जैसे धुंधला होता जा रहा है। अमूल्य की दोनों आंखों में दर्द हो रहा है। सीने के भीतर एक गहरा अवसाद यानी निराशा है। हवा में जैसे एक ही आवाज गूंज रही है, संचय के दिन खत्म होते जा रहे हैं। अगहन की उस ठंड में शरीर सिहर रहा है और अमूल्य के बदन पर कोई कपड़ा नहीं। हेम कहाँ है? काफी देर से उसकी कोई आहट सुनाई नहीं दे रही। दोपहर में वो इस कमरे से उस कमरे तक घूमती फिरी है, कभी हाथ में इमली का अचार लिए, कभी जासूसी उपन्यास लेकर, तो कभी गानों की डायरी लिए। उसके भीतर एक अजीब सा उत्साह और उत्तेजना है, पर क्यों ये ठीक से समझ नहीं आता। गौरैया चुड़ुई चिड़िया की तरह वो दिन रात किचर मिचर कर रही है। ऐसा लगता है जैसे उस बहू के भीतर जीवन का एक नया बोध जाग उठा है, जो उसे अब और स्थिर नहीं रहने दे रहा। दूर आंगन के एक कोने से मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसा एक स्वर आ रहा है। उस स्वर में एक गहरा जुड़ाव और एकाग्रता की खुशबू बसी है। हेम आजकल आंगन के एक किनारे उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर गानों की डायरी देख देख कर गाती है। उसका गाना सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसकी अपनी दिलचस्पी पूरी 16 आने हैं। हर सुर को वो अपने हृदय की पूरी आत्मीयता से भर देती है। शायद इसीलिए सबके कानों में वो गाना कुछ अजीब और बेसुरा लगता है। गायिका के आसपास कोई इंसान नहीं है, बस 2 बछड़े और कुछ मैना शालिक पक्षी वहां चल रहे हैं। कोहरा आकर चारों दिशाओं को घेर रहा है। अमूल्य ने आवाज दी, मानिक जी, बहू जी को बुला लाओ। अमूल्य आंखें मूंद कर बिस्तर पर एक करवट लेट गया। चप्पल की चट चट आवाज करीब आ रही है। अमूल्य और हेम 6 महीने पहले भी इस पति पत्नी के रिश्ते की खींचतान जहां नामुमकिन सी लगती थी, अगहन की इस ठंड ने जैसे सब कुछ नरम कर दिया है। हेम आकर खड़ी हुई,
वही फीते, रिबन जैसा शरीर। कमरे के अंधेरे में भी उसके चेहरे का वह पीलापन साफ नजर आता है। एक हड्डियों का ढांचा जैसे गाना गा रहा है, अचार खा रहा है और जिंदगी की उम्मीद में दिल लगा रहा है। अमूल्य ने पूछा, गा रही थी? हेम का चेहरा चमक उठा। तुम्हें कैसे पता चला? उतनी दूर से सुना? कैसा गा रही थी? बताओ, सच कहना होगा लेकिन। अमूल्य को उसे खुश करने के लिए हैरानी जतानी पड़ी। इतनी जल्दी सुर उतार लिए? हेम को बहुत गर्व महसूस हुआ। अमूल्य ने एक दिन सुबह नहाते समय देखा कि बाथरूम में बहुत सारे चिथड़े गीली हालत में तंगे हैं। उसने हैरान होकर सोचा, इतने चिथड़े क्यों? क्या ये चाय छानने के कपड़े हैं? इन्हें धोकर कौन रखता है? फिर एक दिन उसे समझ आया कि ये सवाल कितने बचकाने थे। बाथरूम की दीवार पर रस्सी बांधकर बहुत से कपड़े टंगे हुए हैं। शादी के बाद से अमूल्य की जिंदगी में कई तरह के चौंकाने वाले अनुभव आए थे, लेकिन इन कपड़ों का मतलब समझने में उसे वक्त लगा। जब समझा तब देखा कि जिंदगी बिल्कुल भी चतुर या अनुभवी नहीं है, जबकि संसार में इसी चीज यानी धैर्य और समझ की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाथरूम में घुसते ही ये बातें अमूल्य के मन में आती हैं। आज उसे एक कपड़े की जरूरत है। उसने एक बड़ा चिथड़ा उठा लिया। हेम अचानक कमरे में घुस आई और दर्द व संकोच से हाथ पांव पटकने लगी। ओ माँ, ये क्या? ये कपड़ा तुम्हें किसने लेने को कहा? ओ माँ, मैं घृणा से मरी जा रही हूं। तुम फौरन इसे फेंक कर हाथ धोकर आओ। लल्ला, जल्दी फेंको इसे। अमूल्य ने शांति से कहा, फेंकने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं ये किस चीज के कपड़े हैं। मुझे इतनी घिन नहीं आती। जूता पोंछना तो एक ही बात है। वह उसी कपड़े से जूता पोंछने लगा। हेम तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। बोली, शरीर कुछ अजीब सा लग रहा है। अमूल्य ने कहा, थोड़ा बाहर से घूम क्यों नहीं आती? हेम ने लाड़ से कहा, तुम ले चलो गाड़ी में। अगले ही पल बोली, नहीं नहीं, जाऊंगी नहीं। गाड़ी में बैठने से सिर चकराएगा। हेम की अपने पति पर अगाध निर्भरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसने अमूल्य से कहा, ओ जी, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। मेरा सिर थोड़ा ठीक कर दो। तुम्हारे सिवा और कोई ये नहीं कर पाएगा। अमूल्य को आज अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। 1 महीने से वो और उसकी माँ हेम की बहुत सेवा कर चुके हैं। माँ हर दिन चूल्हा जलाते जलाते पछतावे और गुस्से में कहती है, जिस मुंह में खून है उस मुंह में खून ही रहेगा। उस पर एक गाल पर चूना और एक गाल पर कालिख। यानी बीमारी के साथ साथ हेम का स्वभाव और नखरे भी कम नहीं हुए। हेम मरीज है, लेकिन उसके भीतर वो स्निग्ध माधुर्य या मौत के लिए वो शांत प्रतीक्षा नहीं है जो अक्सर कहानियों में सुनाई देती है। अमूल्य चिढ़कर बाहर निकल गया। बोला, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा हेम, बहुत काम है। मैं कमला जी को भेज देता हूं। 3 घंटे बाद अमूल्य वापस आया। हेम सो चुकी है। मांस और हड्डियों के थकान में वो बेसुध है। चेहरा थोड़ा सूजा हुआ, फोला फोला है, शायद बीमारी का ही लक्षण है। गाल आंसुओं से भीगे हैं। सिर से ओडी कलोन की महक आ रही है। दोनों खिड़कियां खुली हैं। मच्छर और अंधेरा कमरे में राज कर रहे हैं। अमूल्य ने टॉर्च जलाकर देखा, सिंदूर की वो बिंदी माथे पर उसने कितने स्थिर हाथों से लगाई है। अमूल्य ने सोचा, सास और पति की करुणा पर ही अब इस लड़की को जिंदा रहना होगा। करुणा शायद एक दिन खत्म हो जाएगी और जिम्मेदारियां भी बदल जाएंगी। अमूल्य जानता है कि हेम जा रही है और कुछ दिनों बाद वो खुद भी शायद फिर से नए सिरे से जीवन शुरू करेगा। लेकिन आज के इस दिन ने उसे बहुत ज्यादा थका, अवसन्न दिया है। शायद कुछ महीनों या कुछ दिनों बाद अमूल्य को लगेगा कि इस भद्रता को दिखाने की आखिर जरूरत ही क्या की। जो जा रहा है उसके लिए इस हृदय की भावनाओं के साथ इतनी उथल पुथल करना उसे आज घृणा जैसा महसूस हो रहा है। अमूल्य का लगा कि समय के उस पार जाकर एक दिन जब वो सब कुछ नए सिरे से पालेगा तब शायद वो खुद हैरान होकर सोचेगा, इतनी भद्रता की क्या जरूरत थी। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।